प्रिय विद्यार्थियों, आज हम निदानात्मक कक्षाओं के अंतर्गत सत्र 2024-25 की जो विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका कक्षा 9वीं विषय विज्ञान की है, तो इसकी एक अध्याय के प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम पुस्तक को खोलेंगे और फिर इस प्रकार से अध्याय जो अपना एक है, इसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं उनके बारे में बताया गया है इस अध्याय में। तो इसकी जो विषय वस्तु है, हम सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। जैसे द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, तो हमें ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इनको पढ़ लेना है अच्छे से। और इनको पढ़ने के बाद फिर हम और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमें कुछ बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ दिए गए हैं, इनको पढ़ लेना है। इसके बाद में फिर हम और आगे बढ़ते हैं। इन प्रश्नों को हमें, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ लेना है, इन्हीं से प्रश्नोत्तर बनेंगी। इन्हें पढ़ लेने के बाद हम फिर एक और पेज, नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं इस प्रकार से। और हम इनको अच्छे ध्यान से पढ़ लेंगे। जैसे पदार्थ की अवस्थाएं हैं, तो इनके बारे में बताया गया है, ठोस, द्रव, गैस अवस्था। और फिर ठोस अवस्था को विस्तार से है थोड़ा, तो हम इतना पढ़ लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो पेज है उस पर जो द्रव अवस्था है, गैस अवस्था है, इसके बारे में दिया है, इसको पढ़ लेंगे। विलयन है, गलनांक है, संगलन की गुप्त ऊष्मा है। इसके बाद में फिर हम और आगे बढ़ेंगे और इस पेज को हम पढ़ेंगे। इस पेज को पढ़ने के बाद नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे, अगला पेज ओपन करेंगे। और अगला पेज ओपन करने के बाद इसमें प्रश्न उत्तर हैं, क्वेश्चन के आंसर हैं। जैसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनना है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो 2, 3, 9 और 7 है, तो इसमें 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। इसके बाद में है, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो इसमें हमें ठोस अवस्था लगा देना है। और इसके बाद तीसरा प्रश्न है, पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा एवं नगण्य संपीडितता होती है। तो इसमें भी ठोस अवस्था लगा देना है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 4, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है। तो इसमें हमें लगा देना है गैस अवस्था। इसके बाद है, न्यूनतम विसरण का गुण किसमें होता है। तो ये ठोसों में होता है, तो ठोस लगा देना है। इसके बाद में गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भरा जा सकता है। तो इसमें संपीडितता है, तो इसमें हमें R नंबर लगा देना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव अवस्था या द्रव बन जाता है, वह इसका क्या कहलाता है। इसमें हमें गलनांक भरना है। जब ठोस से पिघलकर द्रव में पदार्थ चेंज होता है या बदलता है,
तो उसे उसका गलनांक कहते हैं। इसके बाद है बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, तो बर्फ़ का गलनांक हमें 273.16 होता है, तो सामान्यतः 273 ही लिखते हैं। इसके बाद है जल के कणों की ऊर्जा, तो 373 केल्विन तापमान पर बर्फ़ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। इसके बाद में हमें ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें भर देना हमें शुष्क बर्फ है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को, तो द्रव से जब वाष्प बनेगा तो इसे वाष्पीकरण कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज है और इसमें है प्रश्न क्रमांक 3 है, तो इसमें प्रश्न क्रमांक 3 में पहला प्रश्न है जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है, तो 273 केल्विन हमें लगा देना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है 300 तापमान का डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होता है, तो हम एक फॉर्मूला सेट करेंगे C बराबर K माइनस 273 और उससे फिर हम इसमें मान पुट कर देंगे K का 300, तो C बराबर 300 माइनस 273 और C बराबर 27 या 27 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है जल का क्वथनांक क्या होता है, तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल उबलता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम, तो जिस पारा है। तापमान का ऐसा ही मात्रक, तो केल्विन है। अब आता है लघु उत्तरीय प्रश्नों का क्रम, तो इसमें पहले जो प्रश्न है पहला वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हो, तो इसका जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा होती है जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु आवश्यक होती है। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 संगलन की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हो, तो संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संगलन बिंदु पर द्रव अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व तो कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, लिखिए ऐसा क्यों होता है। तो जब जल बर्फ में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसके कारण उसका घनत्व जल की अपेक्षा थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए बर्फ का टुकड़ा जल पर तैरता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्पन या वाष्पीकरण से आप क्या समझते हो, तो किसी द्रव का उसके क्वथनांक से नीचे तापमान पर स्वतः ही वाष्प में बदलने की घटना वाष्पन या वाष्पीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। तो इसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में बदलने की घटना ऊर्ध्वपातन कहलाती है, उदाहरण कपूर नौसादर। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 6 गलनांक को परिभाषित कीजिए। तो गलनांक में है वह स्थिर ताप जिस पर गर्म करने से ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उस ठोस का गलनांक कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गलनांक एवं क्वथनांक में अंतर। तो एक तरफ हम डालेंगे गलनांक और दूसरी तरफ क्वथनांक। तो गलनांक में यह वह स्थिर ताप है जिस पर पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। इसी प्रकार से क्वथनांक में यह वह स्थिर ताप है जिस पर पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में सीधी गलनांक में जो है पदार्थ ठोस से द्रव में बदलता है और क्वथनांक में द्रव से वाष्प में बदलता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 है गलनांक में अशुद्धियाँ मिलाने पर यह कम हो जाता है और इसमें क्वथनांक में अशुद्धियाँ मिलाने पर यह बढ़ता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक अगला है दीर्घ का प्रश्न क्रमांक है लघु का प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 में गर्मियों में मटके का जल
ठंडा क्यों होता है? तो गर्मियों में मटके का जल ठंडा इसलिए होता है क्योंकि मटके की दीवार छिद्रित होती है, जिससे मटके की दीवार से जल का वाष्पीकरण होता रहता है। परिणाम स्वरूप जल का तापमान गिर जाता है और जल ठंडा होता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? तो गर्मियों में हमें अधिक पसीना आता है क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण होता है, अतः हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर सरलता से वाष्पीकृत हो जाता है। इस प्रकार हमें शीतलता महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस के सामान्य गुण लिखिए। तो ठोस के जो सामान्य गुण हैं ठोस के में पॉइंट नंबर 1, इसके कणों के मध्य स्थित रिक्त स्थान न्यूनतम होता है। कणों की गति तथा गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। पॉइंट नंबर 3, कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है। पॉइंट नंबर 4, इसका आयतन एवं आकार स्थिर रहता है, अर्थात नगण्य संपीड़ितता होती है, अतः ये दृढ़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घकाल प्रश्न क्रमांक 2, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतर को श्रेणीबद्ध कीजिए। तो हम लिखेंगे एक तरफ ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस में लिखेंगे ठोसों का निश्चित है आयतन व आकार होता है, और द्रव में इनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, और गैस में इसी प्रकार इनका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित नहीं होता है। अब हम पॉइंट नंबर 2 में जाएंगे, उसी में अंतर में। तो इनमें यानी ठोसों में इनमें संपीड़ित नहीं, जो इन्हें तो संपीड़ित नहीं किया जा सकता है ठोसों को, और द्रवों में जो है जिन्हें भी संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, और गैसों को संपीड़ित किया जा सकता है, मतलब इन्हें दबाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, ठोसों के गलनांक व क्वथनांक कमरे के ताप से अधिक होते हैं। द्रवों के गलनांक कमरे के ताप से कम तथा क्वथनांक कमरे के ताप से अधिक होते हैं। गैसों के गलनांक व क्वथनांक कमरे के ताप से अधिक होते हैं। पॉइंट नंबर 4, इन्हें दबाया नहीं जा सकता, मतलब ठोसों को दबाया नहीं जा सकता, और ये उच्च तल से निम्न तल की ओर बहते हैं, यानी द्रव ये उच्च तल से निम्न तल की ओर बहते हैं। इनके कण जो है चारों दिशाओं में बहते हैं, किसकी? गैसों की। और इसी प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो वाष्पीकरण की दर को 4 कारक जो है प्रभावित करते हैं: सतह का क्षेत्रफल, वायु की गति, आर्द्रता की मात्रा और तापमान। तो इसमें सबसे पहले है सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, इसलिए कपड़े सुखाने के लिए हमें जो है फैलाना पड़ता है, या हम उन्हें फैला देते हैं। इसी प्रकार अगला पॉइंट है वायु की गति। वायु की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, यही कारण है कि तेज हवा में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। नेक्स्ट है आर्द्रता की मात्रा। जब वायु में आर्द्रता की मात्रा बढ़ती है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। नेक्स्ट है तापमान। तापमान बढ़ने पर ज़्यादा कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण वे तेजी से वाष्पीकृत हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है? प्रश्न क्रमांक 4 है, जिसमें निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करना है। तो इसमें हम इस प्रकार से करेंगे, एक फॉर्मूला सेट करेंगे। जैसे 27 डिग्री सेल्सियस है तो हम इसमें लिखेंगे K बराबर C प्लस 273। तो K बराबर हम C का मान रखेंगे 27, और जी फॉर्मूला हो गया। इसके बाद में हम K बराबर C की जगह 27 रखेंगे प्लस 273, इसलिए K बराबर 300 या 300 K। इसी प्रकार से हम दूसरे में करेंगे 373 सेंटीग्रेड को, फॉर्मूला वही सेम रखेंगे चारों में इसी प्रकार से, और जी मान इस प्रकार से फिट करते जाएंगे, और जी इस प्रकार से केल्विन
में चेंज हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? तो इसमें है, वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। इसी प्रकार से अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।